नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है स्वीकार। निकिता के ससुर जी को सुबह जल्दी उठकर चाय पीने की आदत थी, तो रोज़ उनके लौटने के समय तक निकिता उठकर चाय तैयार कर देती, क्योंकि मदन जी को लौटते ही तुरंत चाय की तलब लगती। पहले सुशीला जी बनाया करती थी, पर उनके देहांत के बाद से निकिता यह जिम्मेदारी उठा रही है। सुशीला जी के चले जाने के बाद मदन जी तो बुत से बन गए थे, पर बेटे योगेश के साथ और बहू निकिता की निस्वार्थ सेवा भाव और अपनेपन से धीरे धीरे सामान्य हो गए थे। आज जब शहर से लौटे तो सभी को सोता जान खुद चाय बनाने चल दिए। चाय की उबाल के साथ साथ उनके विचार में भी उबाल आना शुरू हो गए। वे शुरू से ही निकिता को पसंद नहीं करते थे, और शादी के बाद बेटे से भी उनकी फ़ोन पर ही औपचारिक बात हो जाया करती थी। उनके मन में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर ये पूर्वाग्रह अपनी पैठ जमा चुका था कि प्रेम विवाह करने वाली सभी विजातीय लड़कियां सिर्फ लड़के से ही प्रेम करती हैं, वे कभी भी घर परिवार को नहीं अपनाती और बेटे को माँ बाप से दूर कर अपनी अलग दुनिया बसा लेती हैं। यही कारण था कि बेटे की शादी के बाद भी वो अपनी पत्नी सुशीला के साथ अपने पैतृक घर में ही रहे। सुशीला जी हमेशा बेटे बहू के पास जाकर रहने की जिद करती रहीं, पर वे टस से मस ना हुए। सुशीला जी का जब मन करता वो 8-10 दिन अपने बहू बेटे के पास आकर रह जाती। सुशीला जी बहुत ही सरल सुलझी हुई महिला थी। वे जात पात के बंधन को नहीं मानती थी। बच्चों की खुशी में खुश होने वाली सुशीला जी जब पहली बार निकिता से मिली तो एक नज़र में ही निकिता उन्हें अपनी बहू के रूप में भा गई। बड़ी मुश्किलों के बाद वह मदन जी को शादी के लिए मना पाई थी। मदन जी मान तो गए, पर वे कभी निकिता को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। सुशीला जी हमेशा कहती, निकिता बहुत अच्छी लड़की है, शांत और सेवाभावी है, मेरे रहते उसे अपना लीजिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो आपको अपने बेटे बहू के पास ही रहना पड़ेगा। और हुआ भी वहीं। सुशीला जी की हंसी में कही बात सच हो गई। एक रात जिंदा दिल सुशीला जी के दिल ने साइलेंट अटैक के कारण अचानक से धड़कना बंद कर दिया। उस समय भी निकिता ने सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से संभाला था। मदन जी की मनोस्थिति देख इतने बड़े घर में उन्हें अकेला छोड़ना संभव नहीं था, तो बेटे बहू उन्हें अपने साथ शहर ले आए। बदले शहरी परिवेश, बेटे बहू की देखरेख, पोते का संग और अपने हम उम्र पड़ोसियों के सत्संग से धीरे धीरे मदन जी सामान्य हो गए। अब उनका मन यहाँ रमने लगा था। अपनी व्यवस्थित दिनचर्या और स्वावलंबी स्वभाव के कारण ना तो उन्हें कोई तकलीफ हुई और ना ही उनके कारण बेटे बहू को कोई परेशानी। ढलती उम्र में यदि अपने आप को वर्तमान परिवेश और परिजनों की सुविधा अनुसार ढाल लिया जाए तो बच्चों के साथ सामंजस्य बनाने में समय नहीं लगता। पर निकिता से आज भी उनकी बातचीत काम मात्र ही होती थी। ऐसा नहीं था कि निकिता उनका ध्यान नहीं रखती थी, वो तो उनकी हर छोटी से लेकर बड़ी ज़रूरत का, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखती। उनके बोलने से पहले ही उनका हर काम कर देती। उसने कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। निकिता को लेकर उनका जो पूर्वाग्रह था वह भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था, पर शायद उनका पौरुष दंभ उन्हें स्वीकारने नहीं दे रहा था। उनकी बड़ी बहन, जिन्हें वो मासा सम्मान देते थे, वो भी उन्हें समझा समझा कर हार गई थी। एक शाम जब वे उनसे मिलने आईं तो बोली, छोटे, निकिता तेरा एक बेटे की तरह ध्यान रखती है और एक तुम हो कि अपनी अकड़ में पूरे हुए जा रहे हो। हमारे ज़माने की बात अलग थी, अब ज़माने के हिसाब से चलना होगा और हर विजातीय लड़की बुरी नहीं होती। अपनी आँख और अकल से ये जात पात का पर्दा हटाकर देखो, तुम्हें निकिता में खूबियाँ ही नज़र आएंगी। उसने इस घर परिवार की सारी जिम्मेदारी और हमारी रीत रिवाजों सभी को इतने अच्छे से अपनाया है और निभा भी रही है। और क्या गारंटी है कि अपने समाज की लड़की अच्छी ही निकलती।
अरे अपने मामा जी की बहू देखो, अपनी जात बिरादरी और ख़ानदान देखकर शादी की थी, पर हुआ क्या, मामा जी घर से बेघर हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। उस बिन पिता की बच्ची को पिता का प्रेम देना तो दूर, तुम तो उसे ससुराल का सुख और आशीष भी नहीं दे पा रहे हो। मेरा काम था समझाने का, आगे तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। मदन जी, हाँ दीदी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ, पर अब और देर नहीं करूँगा। उसी रात मदन जी को एसिडिटी के कारण रात भर बेचैनी रही। निकिता पूरी रात नहीं सोई, किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि योगेश भी किसी काम से शहर से बाहर गया था। सुबह होने पर वो सबसे पहले मदन जी को डॉक्टर के यहाँ ले गई, उन्हें ज़रूरी ट्रीटमेंट दिलवा घर लाई। निकिता को अपने लिए इतना चिंतित देख मदन जी का भी दिल पिघल गया। अब वह मैं निकिता को उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। निकिता के सवालों का जवाब जो अब तक हूँ हाँ में दिया करते थे, अब उसकी जगह शब्दों ने ले ली थी। कभी कभार वे निकिता से बात भी कर लेते, कभी खुद पूछ लेते बाजार से कुछ लाना तो नहीं है, या घर में अतिरिक्त काम होने पर घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटा देते। निकिता भी धीरे धीरे उनसे खुलने लगी थी, संकोच की जगह सौहार्द ने ले ली थी। यादों के गलियारे में सैर करते करते मदन जी की चाय बनकर तैयार हो गई। उन्होंने टेबल पर चाय रख सभी को आवाज़ दी। निकिता ने जैसे ही ससुर जी की आवाज़ सुनी, वो नींद से जागी, हड़बड़ाती किचन की ओर जाने लगी। सॉरी पापा जी, आज आपकी चाय में देर हो गई। मदन जी निकिता को रोक उसे कुर्सी पर बिठा चाय का प्याला देते हुए पूछते हैं, अब तुम्हारा सिर दर्द कैसा है? कल रात चिंटू कह रहा था कि मम्मी के सिर में तेज दर्द हो रहा है। निकिता, जी पापा जी, अब ठीक है, पर आपने चाय क्यों बनाई? आवाज़ दे दी होती। मदन जी, क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी क्या? वैसे सुशीला जी मेरी बनाई चाय की बड़ी तारीफ करती थी, तो सोचा क्यों ना आज अपनी बेटी को अपने हाथ की चाय पिलाऊं। निकिता बेटी शब्द सुनकर हैरत भरी निगाहों से मदन जी की ओर देखती है। मदन जी, हाँ, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं माना, और तुमने हमेशा मेरा मान और ध्यान रखा। मेरे मन में विजाति विवाह और लड़कियों को लेकर एक संकीर्ण विचारधारा घर किए हुए थी, पर तुमने अपने व्यवहार से जात पात की उस दीवार को गिरा दिया। सुशीला जी के जाने के बाद मैंने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी, पर तुम लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी, जहाँ सुशीला जी तो नहीं हैं, पर फिर भी मैं जिंदगी में बहुत खुश हूँ। योगेश पापा के गले लगते हुए अब सुबह सुबह रुलाएंगे क्या? मदन जी निकिता और योगेश दोनों को गले लगा लेते हैं। तभी पोता वहाँ सभी की हैप्पी वाली सेल्फी लेने लगता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।